Hello friends, hope everyone is fine. So today's topic is accounting principle. As we are aware that accounts is the language of the business. So just like we have grammar for the language, वैसे ही we have accounting principle for the accounting. Okay? Now let us understand the meaning of accounting principles. So accounting principles are the generally accepted rules or proposed rules which we follow to prepare the books of account. It forms the basis for preparing the books of account. So accounting principle is a base for preparation of books of account. Now coming to the features of accounting principle. पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ये कोई नेचुरल साइंस से गवर्न नहीं है, ये हम लोगों ने ही आपस में बनाया है. दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैन मेड. दूसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. ये रिजिड नहीं है, रिजिड इन द सेंस परमानेंट नहीं है, एक बार हो गया वो हो गया. जैसे जैसे सिचुएशंस आती है एंड जो डिसीजन हम रीजनेबल डिसीजन हम जो लेते हैं वो हमारा एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाता है. ठीक. थर्ड, accounting principles are generally accepted. Everywhere the same accounting principles are followed, but accounting principle का acceptance भी few points पे depend करता है. पहला कि वो relevance होना चाहिए. relevance होना चाहिए का मतलब है कि जो user of financial statement है उसको appropriate information मिलनी चाहिए. ठीक. दूसरा, objective. While preparing the financial statement या while following the accounting principle, it should be free from any personal biasness. ठीक. तीसरा है feasible. मतलब accounting principles जो है वो applicable होना चाहिए, मतलब वो adaptable होना चाहिए बिना किसी परेशानी के, and that too ज्यादा cost भी नहीं involved होना चाहिए. So it should be feasible. So now let us deal with the various accounting principle. The first accounting principle is business entity principle. ये accounting principle बोलता है business और businessmen are separate person. Business is an artificial person and businessman is a natural person. So accounts बोलता है business और businessman ये separate person है and all the business transactions are recorded from the point of view of business. हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट फिलहाल बनाएंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है. सच प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. That means sole proprietor, HUF, then we have partnership, companies act, everywhere business and businessmen are separate. For example, everyone is well aware with Reliance company and उनके ओनर Mr. मुकेश अंबानी. So business entity principle बोलता है Reliance company is separate and Mr. मुकेश अंबानी is separate person. ठीक. Second है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. सो नाम ही आपने को समझा रहा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. सो ये बोलता है ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हर वो चीज जिसको अपन पैसे के वैल्यू पे डिनोट कर सकते हैं उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. सो मनी बिकम्स अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. नाउ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का ड्रॉबैक क्या है? इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज पे के ऊपर डिपेंड करती है. बट सिंस ह्यूमन रिसोर्सेज यानी किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी, उनकी सिंसियरिटी को अपन मनी के टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो के भी हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. दूसरा ड्रॉबैक है कि दिस प्रिंसिपल कंसिडर कि मनी की वैल्यू स्टैटिक फिक्स है. क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड. जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन के मनीटरी वैल्यू पे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, उस दिन के बेसिस पे अपन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है
कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. ठीक. नाउ दिस प्रिंसिपल सेज दैट जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट. वी कॉल इट एज अ वाउचर. जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मैंने 50 लाख का सेल किया है, तो ये लैंग्वेज, अकाउंट्स की लैंग्वेज, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट दैट इज सेल्स बिल. अगर मैंने बोलना है कि मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट 50 lakhs में खरीदा है, तो I will show you the bill. It should be supported by the document. The document act as an evidence. ठीक. Next is accounting period concept. Now, just like your academic session, just like your schooling life or your academic life, nursery, KG1 and class 1 up to class 12, it is of 14 years. अब इस आपके एकेडमिक लाइफ को के 14 इयर्स के लाइफ को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. हर एक एकेडमिक पार्ट को हम बोलते हैं एकेडमिक सेशन. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 11, क्लास 12, ऐसा करके एक लेवल पे अपन बढ़ते गए. वैसे ही हमने भी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हर एक पार्ट्स को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं. व्हाट दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. अब हर साल हर अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से ऑर्गेनाइजेशन को यह पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. Whether some corrective steps is to be taken or the policies which the organization is adopting is working on the right direction or not. अगर अपन बिजनेस बंद करने के टाइम पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अब होगा क्या, हमको प्रॉफिट या लॉस जो भी मिल जाए, हमारे पास करेक्टिव स्टेप्स लेने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा. जैसे आपका अगर प्री बोर्ड नहीं लिया जाए, 10th स्टैंडर्ड में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं लिया जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है. सीधा फाइनल एग्जाम लिया जाए, तब आपको पता चले कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका वीक पॉइंट है, इस पे आपको वर्क करना था. अब तो काम करने का समय ही चला गया. तो वैसे ही आपका हर एक छोटे पार्ट में छोटे टाइम पे टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू कैन फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. वैसे ही हर एक साल का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जिसको अपन अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. तो हर एक पीरियड का अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द बेटर डिसीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड द पर्सपेक्टिव. ठीक. अब हर अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, बट दो ऐसे सिचुएशन है, जैसे अगर अपन ने बिजनेस स्टार्ट ही लेट किया, जैसे दो ईयर हो सकते हैं. कैलेंडर ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1st January and ends on 31st of December. फाइनेंशियल ईयर 1st April ends on 31st of March. जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में बनती है. तो सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट ही 1st जुलाई को किया, एंड ऑफ द डे वुड बी 31st of March ओनली. पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31st मार्च में. तो इस टाइम पे ये ड्यूरेशन कितना हुआ? 9 मंथ्स. सिमिलरली हमने बिजनेस 31st of October को क्लोज डाउन कर दिया. ठीक. सो ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1st April से, खत्म कब हुआ? 31st of October. सो द ड्यूरेशन इज 7 मंथ. सो माय पॉइंट इज, जब जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ या जिस साल बिजनेस एंड हुआ, ये 2 साल ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जो लेस देन 12 मंथ हो सकते हैं. बाकी इनके बीच में जितने भी साल है वो इक्वल टू 12 मंथ हो गए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं 1 अप्रैल का वेट नहीं करूंगा, और बिजनेस एंड होने के लिए या एंड करने के लिए मैं 31st of March का वेट नहीं करूंगा. क्लियर? नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है all the assets which we have purchased should be recorded at a cost of acquisition. मतलब जिस रेट पे अपन ने एसेट्स को अक्वायर किया है, उसी रेट पे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड वही बेस होगा फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन. हमारे एक्विजिशन के बाद
अगर एसेट्स के वैल्यूएशन पे, एसेट्स के प्राइस में कोई चेंजेस होता है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ठीक।